सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के विलय से आया परिवर्तन वास्तव में विशाल था। ऐसा परिवर्तन जिसकी तेजस ने भी कल्पना नहीं की थी। जिस रक्तरेखा छाप के साथ उसने विलीन किया वह केवल दूसरे क्रम की थी। फिर भी इसके प्रभाव इतने गहरे थे कि तेजस ने कभी भी इसकी संभावना का अंदाजा नहीं लगाया था। यह इसलिए था क्योंकि दीपक ने अपने तीसरे क्रम के सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अतीत में असफल प्रदर्शन किया था, जिससे तेजस ने इस प्रथम श्रेणी की रक्तरेखा की ताकत को कम आंका था। शुरुआत में तेजस का मानना था कि सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन शक्तिशाली होने के बावजूद अपनी पूरी शक्ति को दिखाने के लिए शायद इसे उच्च स्तर की आवश्यकता होगी। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक साधारण स्तर की वृद्धि इतना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। यदि उसके पास तुरुप का पत्ता न होता तो वह दीपक की तरह समाप्त हो जाता, जिसे मजबूरन सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिला दिया गया था। हमेशा के लिए थी सरेक्रम की साधना के साथ और सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा पूरी तरह से खारिज की गई अन्य क्षमताओं के साथ उसे दीपक के साथ किस्मत कायर करने लिए छोड़ दिया जाता, और किस्मत ही एकमात्र पहलू होता जो कुछ हद तक बेहतर होता। दिव्य लोमड़ी परिवर्तन की ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम स्वर्णिम हाथ ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चेतना के सागर ने इसका उपयोग दिव्य लोमड़ी परिवर्तन को यह दिखाने के लिए किया कि बॉस कौन था। यह दिव्य चेतना का वह हिस्सा था जिसे तेजस अपने पिछले जीवन से लेकर आया था। दिव्य चेतना का उपयोग अनंत रहस्यों से भरा हुआ था, लेकिन तेजस हमेशा इसका उपयोग करने से हिचकिचाता था। उसे इसके भस्म होने का डर था। एक बार जब दिव्य चेतना का यह हिस्सा इस्तेमाल हो जाता तो वह अपनी मूल दुनिया से आखिरी संबंध खो देता। इसका मतलब यह भी था कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण आत्मसंरक्षण शक्ति भी समाप्त हो जाती। लेकिन आत्मा के सागर में यह अलग था। चाहे सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन की पहली श्रेणी की रक्तरेखा का स्तर कितना भी ऊंचा हो, वे एक भगवान राजा से तुलना नहीं कर सकते थे। तेजस की दिव्य चेतना की मात्रा भले ही कम हो, लेकिन गुणवत्ता के लिहाज से यह भगवान राजा के स्तर पर थी, और सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन का स्तर हालांकि ऊंचा था, फिर भी भगवान राजा से काफी दूर था। यदि दिव्य लोमड़ी रूपांतरण को इस तल का प्रतिनिधि माना जाए तो तेजस की दिव्य चेतना कभी दिव्य क्षेत्र की सर्वोच्च शासक थी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की सम्राट थी। जितना ऊंचा दुनिया का पदानुक्रम होता है, उतना ही अधिक प्रभाव दमन का होता है। भगवान राजा स्तर पर दिव्य चेतना के सामने दिव्य लोमड़ी परिवर्तन विरोध करने का विचार भी नहीं कर सकता था। तेजस को इस बात की चिंता नहीं थी कि दिव्य लोमड़ी परिवर्तन उसके आत्मा सागर में उत्पात मचाएगा, क्योंकि उसके पास तुरूप का इक्का दिव्य चेतना थी। वास्तव में उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दिव्य लोमड़ी परिवर्तन अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने के बाद उसने उसे तरल रूप में परिवर्तित कर दिया और उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हो गया। शुक्र है इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह से आत्मसात कर पाता, उसे तेजस की दिव्य चेतना द्वारा नियंत्रित किया गया। वाष्प से द्रव में परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। पूर्ण द्रवीकरण का अर्थ था कि तेजस का आध्यात्मिक स्तर दूसरे क्षेत्र में चढ़ गया था। सामान्यतः इसके लिए कम से कम 7वें क्रम की साधना और इसी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन इस सौभाग्यपूर्ण संयोग के कारण उसने बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त इस विमान द्वारा उसके अस्तित्व को पूरी तरह से पहचाने जाने से उस पर कार्य करने वाली दमनकारी शक्ति कम हो गई। तेजस अब यह निर्धारित कर सकता था कि कम से कम 9वें क्रम तक पहुंचने तक उसे किसी भी महत्वपूर्ण अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा। असली समस्याएं तभी उत्पन्न होंगी जब वह एक बार फिर से भगवान बनने की कोशिश करेगा। उस समय उसे इस विमान द्वारा फिर से खोज लिया जाएगा, जिससे नए सिरे से दमन होगा। उनकी साधना के स्तर पर यह एक दूर की बात थी और चिंता का विषय नहीं थी। दूर से ही अभय राव ने स्थिति का जायजा लिया। उसकी पैनी निगाह ने तुरंत तेजस को पेड़ के नीचे साधना करते हुए देखा, जबकि बाकी लोग पेड़ पर आराम कर रहे थे। वहां कोई खतरे का संकेत नहीं था। क्या हो रहा है? कोई खतरा नहीं? अभय राव ने सोचा, लेकिन अभी भी प्राकृतिक ऊर्जा की तीव्र गड़बड़ी इसी दिशा से थी। शायद किसी ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल की हो। शुरुआत में अभय राव ने तेजस पर ध्यान नहीं दिया और विवेक की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। विवेक की प्रगति हाल ही में बहुत तेज रही थी। हालांकि वह अभी हाल ही में 6ठे क्रम तक पहुंचा था
और 7वें क्रम तक पहुंचना मुश्किल था। छठे से 7वें क्रम तक की छलांग एक महत्वपूर्ण सीमा थी। अगर विवेक नहीं तो फिर कौन? उन्होंने सोचा। उनकी आध्यात्मिक शक्ति ने सभी को प्रभावित किया और किसी को भी कुछ गलत नहीं लगा। इन युवाओं का आभामंडल सामान्य था। अभयराव को यह देखकर आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर और देखने के बाद उन्होंने वहां से जाने का निर्णय लिया। उन्हें यह नहीं पता था कि उनका आगमन तेजस की समझ में आ चुका था। साधना के अंतर के कारण तेजस को अभयराव के आगमन का आभास तब तक नहीं होता जब तक कि वह अपनी दिव्य चेतना का उपयोग न करता। लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा द्रवीभूत हो गई थी, जिससे उसकी बोधगम्य क्षमताएं काफी बढ़ गई थीं। हालांकि अभयराव 9वें क्रम के महाशक्ति थे, लेकिन शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के मामले में वे तकनीकी रूप से तेजस के समान थे। हालांकि मेयर के पास यह अधिक था। तेजस स्वाभाविक रूप से अपनी आभा को छुपाने में माहिर था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अभयराव उसमें कोई बदलाव नहीं देख सके। अभयराव के चले जाने के बाद तेजस पूरी तरह से शांत हो गया। चूंकि वह रात की निगरानी कर रहा था, उसने खुद को ध्यान की अवस्था में नहीं जाने दिया। इसके बजाय वह चुपचाप अपनी हाल ही में हुई प्रगति से प्राप्त लाभों का आनंद ले रहा था। इस रात ने उसे बहुत लाभ पहुंचाया। अब वह रिडेम्पशन सोसाइटी में शामिल होने के अपने फैसले के लिए बहुत आभारी था। यहां कुछ ही दिनों में उसने वर्षों की साधना से कहीं अधिक प्राप्त कर लिया था। संसाधनों का लाभ इतना था कि उसके साथियों ने अपनी शीर्ष स्तरीय वंशावली के साथ उसकी बहुत मदद की थी। सच्चाई यह थी कि उन्हें बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ा। वह अब 5वें क्रम के शिखर पर था। उसे अपने क्षेत्र को मजबूत करने की आवश्यकता थी और जल्द ही वह 6ठे क्रम में आगे बढ़ने पर विचार कर सकता था। जब उसने यह निर्णय लिया तो उसे विंडवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि यही उसकी सार्वजनिक रूप से जात वंशावली थी। सुबह सुबह चांदनी पेड़ के ऊपर बिखर गई थी। रात भर आराम करने के बाद वह तरोताजा महसूस कर रही थी। पिछले दिन गोल्डन विंग विंड स्प्लिटिंग स्लैश के अभ्यास से उसकी बाहें दर्द कर रही थीं। नीचे झांकते ही उसने देखा कि तेजस पेड़ के नीचे बैठा है, जिससे वह थोड़ी देर के लिए रुक गई। तेजस में कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। वह पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था और उसका शरीर अब पहले की तरह पतला नहीं था, बल्कि ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा था। रातों रात उसके चेहरे के भाव भी काफी बदल गए थे। वह साधारण से कहीं अधिक सुंदर लग रहा था। तेजस के पास दीपक भी था, जो चुपचाप बैठकर साधना कर रहा था, बिल्कुल तेजस की तरह। जैसे जैसे आसमान साफ हुआ, दूर दूर तक सुबह का सूरज धीरे धीरे उगने लगा। विवेक और गौरव लाल भी एक एक करके अपनी साधना से जाग गए। दिन भर के अभ्यास और रात भर के आराम के बाद उनमें से प्रत्येक में स्पष्ट सुधार हुआ था। गौरव लाल सबसे ज्यादा उत्साहित थे। वे वहीं रहना चाहते थे और अपनी डिसऑर्डर विंड स्प्लिटिंग हैमर तकनीक का अभ्यास जारी रखना चाहते थे। जब पेड़ के नीचे तेजस ने तीनों के जागने का आभास पाया तो उसने अपनी आंखें खोल ली। फिर उसने दीपक को अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? दीपक ने अपनी आंखें खोली। पहले तो वह थोड़ा चकित था, लेकिन जल्दी ही उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और विचार में डूबे हुए बोला, मुझे कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं। मेरी आंखें गर्म और आरामदायक लग रही हैं। इसके अलावा अभी तक कुछ विशेष नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर इस तकनीक को स्वीकार कर रहा है, कम से कम अभी तो नहीं। इसलिए अभ्यास करते रहो। इस विधि को पूरी तरह से समझने में समय लगेगा। लाभ देखने से पहले तुम्हें बहुत सारी ऊर्जा संचित करनी होगी। आज सुबह बाकी लोगों के जागने से पहले ही दीपक खुद पेड़ से नीचे उतर आया था। वह तेजस के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह की बैंगनी आभा का लाभ उठाते हुए तेजस ने दीपक को बैंगनी दानव आंखों की साधना करना सिखाया। दीपक ने भी उसके साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया। तेजस ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को काफी बढ़ाया था और इसके परिणाम स्वरूप अपनी बैंगनी दानव आंखों में सुधार किया था। आज की साधना का प्रभाव शानदार था। उसे आश्चर्य हुआ कि दीपक, जो अन्य पहलुओं में असाधारण नहीं था, बैंगनी दानव आंखों की साधना में स्वाभाविक लग रहा था। अभ्यास के अपने पहले दिन ही तेजस ने महसूस किया कि उसकी आंखों से एक हल्की बैंगनी आभा निकल रही थी, जो एक ऐसी घटना थी जो राज भाइयों और हिमांशी के साथ पहले कभी नहीं हुई थी।